ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी जगह है। अगर कोई दुश्मन यहाँ आकर बैठ जाए तो भारत के 8 राज्य सीधे देश से कट जाते हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट का कनेक्शन एक झटके में टूट जाता है। वहां ना हमारी आर्मी पहुंच सकती है और ना ही राशन या हथियारों की कोई सप्लाई। और ये 22 किलोमीटर का सबसे नाजुक हिस्सा उसी बंगाल में है जिस पर पिछले 75 सालों से बीजेपी का कोई कंट्रोल नहीं था। फिर एक दिन आता है 4 मई 2026 का वो दिन जब बंगाल की सड़कों पर बीजेपी समर्थकों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है। 207 सीटों के साथ एक ऐसी ऐतिहासिक जीत मिलती है जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला कर रख दिया। आज हम आपको बताएंगे कि बंगाल बीजेपी के लिए सिर्फ एक आम चुनाव कभी नहीं था। ये उनके लिए एक रणनीतिक जरूरत थी, एक ऐसी मजबूरी थी जिसके बिना काम नहीं चल सकता था, और एक 75 साल पुराना वो सपना था जिसे हर हाल में सच होना था। कहानी शुरू होती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कोलकाता से। साल था 1901। शायद आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि जिस पार्टी ने आज पूरे देश में अपना परचम लहरा रखा है, उसकी नींव एक बंगाली ने अपने ही बंगाल में रखी थी। देश के बंटवारे के वक्त कलकत्ता में हुए दंगों के बाद आरएसएस ने अपनी पहली और सबसे बड़ी शहरी शाखा भी इसी कोलकाता में खोली थी, ताकि लाखों शरणार्थियों को सहारा मिल सके। लेकिन राजनीति का खेल भी कितना अजीब होता है। साल 1984 में उसी बंगाल में जहां पार्टी की जड़ें थीं, बीजेपी को सिर्फ 0.4% वोट नसीब हुए। जिस घर में पार्टी का जन्म हुआ, उसी घर ने अपने दरवाजे पार्टी के लिए 75 साल तक बंद रखे, पार्टी को अंदर नहीं घुसने दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? और क्या इतने सालों की नाकामी और हार के बाद बीजेपी ने अपना सपना छोड़ दिया था? बिल्कुल नहीं। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। आइए अब आपको वापस उस 22 किलोमीटर वाले डेंजर जोन में लेकर चलते हैं जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कहा जाता है। ये कोई आम जमीन का टुकड़ा नहीं है। इसके वेस्ट में नेपाल बैठा है, ईस्ट में भूटान है, साउथ में बांग्लादेश है और नॉर्थ में सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पर चीन की चुंबी वैली मौजूद है। दुनिया के 4 देश एक साथ इस छोटे से कॉरिडोर को चारों तरफ से घेर कर बैठे हैं। अगर इस इलाके में दुश्मन की कोई भी चाल कामयाब होती है तो नॉर्थ ईस्ट पूरे देश से हमेशा के लिए अलग थलग पड़ जाता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। इस जगह की हिफाजत के लिए ही यहाँ त्रिशक्ति कॉर्प्स तैनात है। 400 किलोमीटर रेंज वाले S-400 मिसाइल सिस्टम लगे हैं, ब्रह्मोस मिसाइलें तैयार हैं और हासीमारा में राफेल फाइटर जेट्स के स्क्वाड्रन गरज रहे हैं। इसी सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए ही बांग्लादेश का 2217 किलोमीटर लंबा बॉर्डर भी है, जहां से टीएमसी के राज में लगातार घुसपैठ के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। करोड़ों घुसपैठियों के आने की बात कही जाती रही। चुनाव से पहले ही अमित शाह ने एक बहुत ही बड़ा और साफ बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बंगाल जीतना देश की सुरक्षा में एक मजबूत प्लग लगाने जैसा है। यहां से एक भी घुसपैठिया अंदर नहीं आ पाएगा। लेकिन बंगाल में जब तक बीजेपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती, तब तक ये सिक्योरिटी प्लग लग ही नहीं सकता था। इसीलिए ये लड़ाई सिर्फ एक राज्य पर कब्जा करने की नहीं थी, बल्कि ये सीधे तौर पर देश की सुरक्षा का, देश को दुश्मनों से महफूज रखने का एक बहुत बड़ा सवाल था। अब बात करते हैं उस खेल की जो बंगाल की गलियों से निकलकर सीधे दिल्ली के संसद भवन तक पहुंचता है। बंगाल जीतने की एक और सबसे बड़ी वजह थी राज्यसभा का नंबर गेम, जो शायद आम लोगों को पता भी नहीं होता। जरा इस गणित को बहुत ध्यान से समझिए। बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं और इन्हीं सीटों से तय होते हैं राज्यसभा के 16 सांसद। टीएमसी के पास इन 16 में से 11 राज्यसभा सीटें थीं और इसका सीधा मतलब यह था कि जब भी संसद में कोई बड़ा और अहम बिल आता तो टीएमसी और कांग्रेस का गठजोड़ मिलकर उसे राज्यसभा में ही अटका देता था, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, कृषि कानून हो या फिर सीएए का मुद्दा। ऐसे न जाने कितने ही जरूरी बिल थे जो सिर्फ और सिर्फ बंगाल के नंबर गेम की वजह से अटके पड़े थे। लेकिन 4 मई को जब बीजेपी ने 207 सीटों का वो जादुई आंकड़ा पार किया तो उसने सिर्फ बंगाल का सिंहासन ही नहीं जीता, बल्कि 2028 के लिए राज्यसभा की 11 से 12 सीटों पर भी अपनी पक्की मुहर लगा दी। एक ही झटके में विपक्ष के बिल रोकने की ताकत पूरी तरह से टूट गई। और इसीलिए बंगाल जीतना सिर्फ एक राज्य को जीतने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये पूरे देश की संसद में
अपनी पूरी ताकत और दबदबा कायम करने का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। और इस दबदबे को असली रूप में समझने के लिए आपको भारत के नक्शे को देखना होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये सभी राज्य भगवा रंग में रंगे हुए थे और बीजेपी राजस्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक बिना टूटने वाली एकदम अखंड लकीर खींचना चाहती थी। लेकिन इस पूरे नक्शे के बीच में बंगाल एक ऐसे काले दाग की तरह था जो पूरब के इस पूरे हिस्से को बार बार तोड़ रहा था। बंगाल के बिना ईस्ट इंडिया का नक्शा पूरी तरह से अधूरा था। बात सिर्फ नक्शे की नहीं है, बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें भी आती हैं। 2029 के महामुकाबले के लिए ये 42 सीटें बीजेपी के लिए वो दरवाजा हैं जो 300 से ज्यादा सीटों का पक्का रास्ता हमेशा के लिए खोल देती हैं। बंगाल बीजेपी की इस पूरी राजनीतिक पहेली का वो आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा था जिसके बिना उनकी तस्वीर कभी पूरी नहीं हो सकती थी। और हम सब जानते हैं कि किसी भी पहेली का आखिरी टुकड़ा ही सबसे मुश्किल और सबसे अहम होता है। इस टुकड़े को हासिल करने की बेचैनी इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि पार्टी के सीने में एक बहुत बड़ा और गहरा जख्म पिछले 5 सालों से रिस रहा था। आपको 2021 की वो रात जरूर याद होगी जब अमित शाह ने बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का बहुत बड़ा दावा किया था। लेकिन जब नतीजे आए तो सच्चाई कुछ और ही थी और बीजेपी सिर्फ 77 सीटों पर सिमट कर रह गई। ममता बनर्जी ने एक ऐसी जीत हासिल की जिसने पूरे देश को चौंका दिया था। पूरे देश ने देखा था कि कैसे ममता बनर्जी ने मोदी और शाह के विजय रथ को बिल्कुल अकेले दम पर रोक दिया था। राजनीति के इस सबसे बड़े अखाड़े में हुई वो सार्वजनिक हार बीजेपी के सीने में एक कांटे की तरह लगातार चुभ रही थी। इसीलिए बंगाल को जीतना सिर्फ भविष्य की रणनीति नहीं थी बल्कि ये 2021 की उस हार का करारा जवाब भी था। ये पूरी तरह से इज्जत का सवाल बन चुका था और सियासत में बीजेपी अपनी हार कभी नहीं भूलती। 4 मई 2026 को मिली इस ऐतिहासिक जीत के बाद आखिर जमीन पर क्या क्या बदल गया, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की सुरक्षा की। बंगाल और बांग्लादेश के बीच 2217 किलोमीटर लंबी सीमा है। यहाँ बॉर्डर फेंसिंग का 80% काम पहले ही पूरा हो चुका था, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जमीन न मिलने के कारण ये काम सालों से अटका हुआ था। अब राज्य में बीजेपी की अपनी सरकार आते ही ये रुकावट हमेशा के लिए खत्म हो गई और फेंसिंग का काम पूरी रफ्तार से आगे बढ़ गया है। इसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा था CAA का लागू होना। बॉर्डर के इलाकों में रहने वाले मतुआ समाज के हिंदुओं के 12 लाख से ज्यादा सिटीजनशिप के केस पेंडिंग पड़े थे। चुनाव जीतते ही इस पूरी प्रक्रिया को हरी झंडी मिल गई और इसके साथ ही उन लाखों घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें बाहर निकालने का रास्ता भी पूरी तरह साफ हो गया, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए थे। इस एक जीत ने इंटरनेशनल कूटनीति के पूरे खेल को भी पलट कर रख दिया है। बांग्लादेश के साथ बरसों से अटका तीस्ता नदी के पानी का विवाद हो या फिर सीमा पार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी, अब कूटनीति की टेबल पर बात करने का पूरा पलड़ा भारत के पक्ष में झुक गया है। राज्यसभा का गणित ऐसा सेट हुआ है कि 2028 तक कोई भी विपक्षी दल संसद में कोई बड़ा कानून पास होने से नहीं रोक पाएगा। और सबसे जरूरी बात, देश की सबसे कमजोर कड़ी यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर अब सीधे तौर पर उस सरकार की निगरानी में है जो राष्ट्रवाद से कोई समझौता नहीं करती। जरा सोचिए, बस एक राज्य का चुनाव जीतने से पूरे ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट का इतना बड़ा सुरक्षा चक्र एक ही झटके में कैसे बदल गया। और अब ये पूरी कहानी वहीं आकर अपने अंजाम तक पहुंचती है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साल 1951 में जिस बंगाल की जमीन पर अपनी पार्टी का बीज बोया था, आज ठीक 75 साल बाद 2026 में उसी जमीन पर उनकी पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है। इन 75 सालों का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस रास्ते में कई बार भयानक हार का सामना करना पड़ा, कई गहरे जख्म मिले और कई बार ऐसा लगा कि अब बंगाल के दरवाजे उनके लिए कभी नहीं खुलेंगे। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी पार्टी ने कभी बंगाल से अपने कदम पीछे नहीं हटाए। इसका कारण बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। बंगाल छोड़ना उनके लिए सिर्फ एक चुनाव हारना नहीं था। बंगाल छोड़ने का सीधा सा मतलब था पूरे देश की सुरक्षा से समझौता करना, वैचारिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर और भावनात्मक तौर पर भी। बंगाल बीजेपी के लिए सिर्फ सत्ता हासिल करने वाला एक आम राज्य कभी नहीं था। ये 75 सालों से चले आ रहे एक बहुत बड़े संघर्ष और एक पूरी ऐतिहासिक कहानी का आखिरी, सबसे मुश्किल
और सबसे अहम चैप्टर। अगर ये वीडियो आपको सच में पावरफुल लगा तो इसे हाइप जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।